प्यारे बच्चों नमस्कार। द कॉन्सेप्ट शो में आपका स्वागत है। आज कॉन्सेप्ट शो की पहली क्लास होने वाली है। इस शो में आपको ये समझ में आएगा कि जब हम एडिक्विटी के क्वेश्चंस करेंगे तो कितना इम्पैक्ट डिफरेंट होगा जो हम पहले पढ़ रहे थे और अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि जब ये क्लास खत्म हो तो उसके बाद आप अपना रिव्यू जरूर दें, क्वेश्चंस का लेवल बताएं, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बताएं, बेहतर क्या हो सकता है, क्या घटाया जा सकता है, जो भी चेंज आप चाहते हैं तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर इस वीडियो के बाद आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है तो इस सीरीज को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हर दिन आपके लिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाएंगे जो सीधा 2025 के पैटर्न पे होगा। ठीक है, बहुत कम समय में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सीधा हम काम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, मुझे पता है इसमें जितने भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे एंटर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पॉज करके खुद सॉल्व करना है क्योंकि मैं रुकूंगा तो फिर ये वीडियो लंबी चली जाएगी। पॉज करके आप सॉल्व करिएगा। अब मैं सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, द वॉरियर रेफ्यूज्ड, वॉरियर ने मना किया टू एक्सेप्ट द डिफीट, उसने मना किया कि वो हार नहीं मानेगा। ठीक है, उसने हार स्वीकारने से मना कर दिया। एंड कैप्ट टू फाइट, अब मेरी बात है, ध्यान सुनिए। यहां पर क्या दिया था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब। और जब रेफ्यूज फाइनाइट वर्ब होती है तो रेफ्यूज के पीछे हम लोग क्या लेते हैं? इन्फिनेटिव 2+V1। पहली बात। दूसरा, एंड आ गया कंजक्शन, तो ये तो हमारा हो गया C1 यानी कि क्लॉज 1, अलग हटा दो इसको। दूसरा, द वॉरियर केप्ट, यही सब्जेक्ट है लेकिन इसकी इस बार वर्ब ये है, तो इस सब्जेक्ट की जो ये कैप्ट वर्ब है ये फाइनाइट है, यानी कि दो फाइनाइट वर्ब एंड कंजक्शन से जुड़ी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कीप के बाद क्या आएगा, तो कीप अपने पीछे लेता है जिरेंड। इसने यहां भी टू फाइट कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटिंग। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से हमने दो बातें सीखी कि रेफ्यूज अपने पीछे इन्फिनेटिव लेता है और कीप जो है वो अपने पीछे जिरेंड लेता है, यानी कि वर्ब एडवांस का क्वेश्चन ये पिछले साल आपसे पूछा हुआ है। मैंने एक भी क्वेश्चन वो वाला नहीं उठाया, बट उनके जैसे नए क्वेश्चन जो हैं आपको दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो जनरली बच्चा कर ही लेता है। कहोगे तो अगली शिफ्टों में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये सीरीज आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो चीज पढ़ ली है लगभग लगभग उसके जैसे क्वेश्चन गलत ना हो फिर आपके। तो मेरे भाई, ये सॉल्यूशन आपको लिख के दे दिया है ना? आप इसको एक बार चेक कर लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो पिछले साल पूछी गई हैं या 24 में भी पूछी गई हैं। आप कहोगे सर इतना आपको कैसे पता? क्योंकि जब बुक बनाई ना तो बहुत रिसर्च करी इस बार। तो बच्चे को क्या चाहिए और एग्जामिनर ने क्या किया है, सिर्फ वही चीजें हमने फोकस करी हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं होता आपके पास। अवॉइड, माइंड, स्टॉप, एंजॉय, रेसिस्ट, फिनिश, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो अपने पीछे जिरेंड लेती हैं। वैसे तो फिर उसके अलावा डिटेस्ट एंड ऑल बहुत सारी हैं, बट पहले इनको फोकस करो। ठीक है, फिर दूसरा, मैंने देखा कि दो इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन कांट हेल्प और इट इज नो यूज से भी थे, ये भी अपने पीछे जिरेंड लेती हैं। कांट हेल्प का मतलब होता है कांट स्टॉप, मैं खुद को नहीं रोक सकता। आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट स्टॉप लाफिंग, मैं हंसने से अपने आप को नहीं रोक सकता। तो जब कांट हेल्प का मतलब होगा कांट स्टॉप, फिर से सुनो, कांट हेल्प का मतलब होगा कांट स्टॉप, क्योंकि स्टॉप अपने पीछे जिरेंड लेता है, तो तभी उसी सेंस में ये भी अपने पीछे जिरेंड लेता है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पॉज करें, सॉल्व करें। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ना आराम से। नेवर इन द साइलेंट वैली, कभी भी उस साइलेंट वैली में द लोनली ट्रेवलर हैड विटनेस्ड सच ब्यूटी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन दिया हो, वो भी काउंटेबल, तो आप आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। सच अ गेम, सच अ बॉय, सच अ गर्ल, सच अ स्टूडेंट, तो अगर सिंगुलर है तो फिर तो यूज होगा। बट क्योंकि यहां पर ब्यूटी है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये मेरे इसलिए ध्यान आया क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, सीधे सीधे नहीं दिए थे। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें? नेवर इन द, अब इसको तो हटा दो, इन द साइलेंट वैली, क्योंकि ये तो एक फ्रेज हो गया भाई। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया तो फ्रेज हो गया। फ्रेज कहीं डालता उसको तो निकाल के अलग कर लिया करो। यहां से शुरू करते हैं। नेवर,
द लोनली ट्रेवलर हैड, इसका मतलब अगर कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो आप वहां पर इन्वर्जन करोगे। इन्वर्जन में क्या होता है, किसी क्लॉज में वर्ब को लाते हैं पहले और सब्जेक्ट को लाते हैं बाद में, सीधी सी बात हम जानते ही हैं। अब तो इसका आंसर क्या होना था, जो ये सब्जेक्ट है हमारा लोनली ट्रैवलर, ये चला जाएगा बाद में, और जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी ये आ जाएगी पहले। तो इसका मतलब रिवर्स होगा इसमें, तो सही बनेगा हैड द लोनली ट्रैवलर विटनेस्ड। बात समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूं, नेवर आई हैव सीन, नेवर आई हैव सीन सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो क्या बनेगा, नेवर हैव आई सीन, नेवर हैव आई सीन, हैव पहले आ जाएगा और नेवर हैव आई सब्जेक्ट बाद में, सीन थर्ड फॉर्म, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो समझ में आ गया होगा सभी को कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से, और बाकी जो कॉन्सेप्ट जा रहा है तो उसको खत्म ही कर दो। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, नो सूनर, नॉट ओनली, नॉट अंटिल, ये था इस बार एडिक्विटी में। आगे की कॉन्सेप्ट्स की क्लास में आएगा ये क्वेश्चन, फिर बताऊंगा वहां पे कि देखो बताया था उस क्लास में। लिटिल, इसका भी क्वेश्चन है, दिया है मैंने तो कॉन्सेप्ट बुक में भी दिया है। नेवर, रेयरली, इन सब से स्टार्ट होगा तो आप आगे क्या करोगे, इन्वर्जन करोगे। लेकिन इन्वर्जन याद रखना, आप कहोगे भैया हमेशा नॉट ओनली में इन्वर्जन, हमने तो बहुत जगह नहीं देखा, आधा अधूरा ज्ञान। नॉट ओनली वाले में इन्वर्जन तब होगा जब उसके आगे क्लॉज होगा, जैसे आपने कहा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, इसमें क्या राम का क्या इन्वर्जन कर लोगे, समझो नया दिया उसने। अगर नॉट ओनली के बाद क्लॉज है यहां पर क्लॉज, तो इस क्लॉज में इन्वर्जन होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर नॉट ओनली के बाद क्लॉज है तब इन्वर्जन होगा, उसी में चेंज होगा, रिवर्स किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपने कहा भैया नॉट ओनली, जैसे सब्जेक्ट दिया होगा, नहीं उससे कुछ नहीं पड़ा, क्लॉज होना चाहिए, क्लॉज का ही तो इन्वर्जन करोगे। नॉट ओनली से शुरुआत हो रही हो और इसके आगे क्या दिया हो, क्लॉज दिया हो, तुरंत इन्वर्जन हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए जी, पॉज एंड रीड। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब ये मत कहना सर टाइम दे दो, टाइम तो वैसे ही नहीं है आपके पास, टाइम होता तो फिर हम ये 10 मिनट शो ही क्यों रखते। इन रिसेंट एडवांसमेंट्स, जो अभी अभी एडवांसमेंट हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि एआई के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, रिसर्चर्स आर डेवलपिंग, रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं, टूल्स। कैसे टूल्स कर रहे हैं, मतलब सॉरी किस लिए कर रहे हैं, पर्पज क्या है, पर्पज के लिए हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। इन रिसेंट एडवांसमेंट्स, किसके अंदर, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तो फ्रेज हो गया, इसको तो हटा दो, यहां से शुरू हो रहा है सब्जेक्ट, ये रिसर्चर्स आर डेवलपिंग, रिसर्चर डेवलप कर रहे हैं, टूल्स डेवलप कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। किस लिए कर रहे हैं, पर्पस, टू असिस्ट पीपल, ताकि लोगों की मदद की जा सके, एंड पैरेललिज्म, एंड से दो जोड़ रहे हो, तो अगर आपने टू के बाद V1 लगाया है तो इसी के बाद V1 ही होगा, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। ठीक है, अब T1 ना लिख के एक बार टू लिख दो, तो टू असिस्ट एंड टू प्रोवाइड, तो टू तो वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है एक बार, तो ठीक है, कभी यहां पर कुछ और लगा दो, तो टू असिस्ट पीपल एंड प्रोवाइड बेटर एक्सेस, एक्सेस के पीछे टू ही लगता है, एक्सेस प्रपोजिशन क्या लेता है, टू, तो जिससे कि एक्सेस प्रोवाइड की जा सके, किसको प्रोवाइड की जा सके, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, बेसहारा लोग, बेसहारा नहीं, डिसेबल्ड को हिंदी में कहते हैं अपाइज, जो लोग होते हैं उनको कहते हैं डिसेबल्ड, अयोग्य, है ना। लेकिन टू तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट लेगा, और डिसेबल्ड तो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि डिसेबल्ड पीपल, पीपल नाउन, तो डिसेबल्ड एडजेक्टिव। तो अब ये तो गलत हो गया कि प्रेपोजिशन अपने पीछे एडजेक्टिव ले रहा है, नाउन चाहिए, नाउन कैसे बनेगा, नाउन बनेगा द डिसेबल्ड, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट था। जनरली क्या होता है, हम सीजीएल के बच्चे हैं तो सीजीएल के ही क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हमें लगता है बस यही है, नहीं, अगर एडिक्विटी सारे करा रही है तो सारे सब क्वेश्चंस देखो, और जब हमने सारे चारों तरफ देखे तो हमें पता चला कहां कहां किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पता लगा इस बार ये एमटीएस में दिया या जीडी में दे दिया, जैसे कल अभी मैं चेक कर रहा था, तो वहां से उठा के इधर दे देगा आपको क्वेश्चंस, क्योंकि कंपनी तो वही है ना जो क्वेश्चन करा रही है, जो पेपर करा रही है। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, देखने में नहीं समझ में आएगा, बट करोगे ना 10 दिन में बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। ठीक, चलिए जी, ये लिख दिया, जैसे कि
द रिच, अब ये अकेला रिच तो एडजेक्टिव है, ये नाउन थोड़ी बनेगा, द रिच करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन, है ना। पॉज एंड सॉल्व। चलो, एवरीवन विजिटिंग द हाउस आस्क द यंग गर्ल हाउ कुड शी किल द वुल्फ सिंगल हैंडेडली एंड विदाउट अ वेपन। समझिए, एवरीवन यहां पर क्या है, एवरीवन यहां पर सब्जेक्ट है। अगर मैं इसको कह दूं एवरीवन हु इज विजिटिंग, हर कोई जो भी विजिट कर रहा है घर में, ठीक है, या क्योंकि पास्ट में है तो इसे ऐसे, एवरीवन हु वाज विजिटिंग, जो कोई भी घर में विजिट कर रहा था वो ये पूछ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो तुम ऐसे लिख सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ के कि एवरीवन हु वाज विजिटिंग द हाउस, वही पूछ रहा था, तो अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हु हो जाएगा। और यहां पर जो वॉज विजिटिंग है, इसका सब्जेक्ट कौन, वॉज विजिटिंग का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हु, और इसका सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन। ठीक है, क्योंकि दो वर्ब बन जाएंगी, दो फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी, एक फाइनाइट एक फाइनाइट, तो हमें दो सब्जेक्ट चाहिए होंगे। बट उसने क्या किया, उसने कहा इसको नॉन फाइनाइट बना दो। वॉज और हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी था तो फाइनाइट वर्ब था, लेकिन उसने क्या कहा कि यहां से रिलेटिव प्रोनाउन हटाया। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हटाया तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन आएगा, पार्टिसिपल आएगा। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब हटते ही ये क्या चीज बन गई, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो तुम कभी कभी सोचते हो ना डायरेक्ट आईएनजी, ना जाने कितने बच्चों का ये एकदम से आया होगा कि अरे यार ये चीज तो बहुत बार नहीं आती समझ में। एग्जैक्टली exactly. जब इजेमार के साथ आईएनजी होता है तो आप देखोगे जोड़ने के लिए फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे देगा। बट अगर वहां पर इजेमार प्लस आईएनजी को, इजेमार को हटा दिया, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया, तो फिर इजेमार भी हटेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हटते ही इसको हम क्या नाम दे देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कंजक्शन का भी काम करता है, जोड़ने का भी काम करेगा। बात समझ में आया। तो आप कहोगे सर अगर आपने यहां हु लगाया तब क्या दिक्कत है, अब ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, तब तो दिक्कत हो जाए। फिर तुम्हें इसे पार्टिसिपल से कॉन्टिन्यूस वर्ब में लाना पड़ेगा। अब इसको वॉज विजिटिंग कर दो, जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा, अब ये पार्टिसिपल नहीं रहा, ये कॉन्टिन्यूस वर्ब हो गया। अब जोड़ने का काम ये करेगा। इसके हटते ही तो जोड़ने का काम पार्टिसिपल करेगा, बट पार्टिसिपल के लिए फिर वॉज भी हटाना पड़ेगा। मजा आया समझ में। चलो जी, तो हर कोई जो विजिट कर रहा था घर में उसने पूछा, तो इसकी सब्जेक्ट ये हो गया। किससे पूछा, यंग गर्ल से। हाउ कुड, अब जो ये हाउ है ना, जब भी ये WH वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। कौन कौन से, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इन्हीं का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इन्हीं के ऊपर मैंने देखा कि सबसे ज्यादा यही पूछ रहा है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब जो कि कंजक्शन की तरह काम करते हैं, जोड़ने का। तो जब ये सेंटेंस के बीच में है तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है, और अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट आएगा पहले और वर्ब आएगी बाद में। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बट ये मैंने जानबूझ के बताया, ये आगे परेशान करेगा आपको। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक। चलो, इन द एंशियंट प्रोफेसी द प्रिंस वॉज डेस्टाइन्ड टू रिस्टोर बैलेंस टू द किंगडम। मतलब पहले जो भविष्यवाणी हुई उसमें ऐसा कहा गया कि भाई जो प्रिंस है वहां का, वो जो भी राजा है, तो वो क्या है, उसका पर्पस है डेस्टाइन्ड टू रिस्टोर बैलेंस टू द किंगडम, कि वो साम्राज्य में बैलेंस लेकर आएगा। कॉमा, ब्रिंग पीस अमंग राइवल क्लैंस। डेस्टाइन्ड टू, डेस्टाइन्ड उसका उद्देश्य है, क्या डेस्टिनी उसकी, पहला डेस्टाइन्ड टू ब्रिंग पीस, कहां गया ये रहा, डेस्टाइन्ड टू, सॉरी डेस्टाइन्ड टू रेस्टोर बैलेंस, 2+V1। दूसरा, दूसरा काम क्या है, ब्रिंग पीस, 2 के साथ V1, कॉमा, दूसरा काम है ब्रिंग पीस अमंग राइवल क्लैंस, जो राइवल खानदान है उनके बीच में वो लाना, पीस लेकर आना। दूसरा, एंड 2+V1, 2+V1 एंड पैरेललिज्म। 5 से 6 क्वेश्चन 2025 में पूछे हैं पैरेललिज्म के। जब 2+V1 चल रहा है, 2+V1 चल रहा है, तो आगे भी 2+V1 चलेगा। उसने यहां इसके बाद हमें जो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्सेस दे दिया, गलत है।
जब 2+v1 चल रहा है तो 2+v1 ही चलेगा। तो यहां पर डिस्ट्रक्शन ना होके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीधा दिया है, पैरेललिज्म की वजह से द डार्क फोर्सेस आएगा। ठीक है, तो सीधा हो जाएगा एंड डिस्ट्रॉय द डार्क फोर्सेस। अच्छा, ऊपर उसमें थोड़ा अधूरा लिख गया तो मैं यहां लिख देता हूं, डिस्ट्रॉय द डार्क फोर्सेस। अब समझ में आ गया। एंशियंट प्रोफेसी में ये बोला गया कि प्रिंस जो है उसका क्या पर्पस था, पर्पस था कि बैलेंस जो है वो रेस्टोर करे, पीस लेकर आए, और जो डार्क फोर्सेस हैं उनको क्या करे, खत्म करे। तीन पर्पस आ गए। इसी टाइप का सेम क्वेश्चंस दिया था आपका उसमें। इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझोगे, आई वॉन्ट, पहला पर्पस, टू रीड बुक्स, टू वॉच मूवीज, एंड अगर मैं यहां प्लेइंग करूं तो आप कहोगे नहीं, 2+v1, 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 तो यहां पर क्या करोगे, 2+v1 ही तो करोगे। तो ऐसी उसने भी तो आपको आगे एंड के बाद चेंज करके दिया था, तो पैरेललिज्म ही चलेगा फिर। सेम डिक्टो इस टाइप का क्वेश्चन था। होपफुली आपको मजा आया होगा इसको समझने में। 6, वेन एल्बर्ट स्टेड इन द अफ्रीकन जंगल, जब वो जंगल में रुका, ठीक है, पहला क्लॉज हो गया यहां पर, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी वर्ब, क्लॉज 1। ही चोज, अब चूज का सेकंड फॉर्म होता है चोज, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है, वर्ब के ऊपर भी। टू पुट ओवर मैनी इनकन्वीनियंसेस, उसने ये चूज किया कि भाई वो जितने भी इनकन्वीनियंसेस आएंगे वहां पर उनको सहन करेगा। अब पुट ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन। आप कहोगे भैया वो तो पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ भी पोस्टपोन होता है। पुट ओवर का मतलब भी डिले करना होता है या पोस्टपोन करना होता है, ठीक है। लेकिन इनकन्वीनियंसेस पोस्टपोन नहीं होंगे, उनको सहन करेगा वो, तो फ्रेजल वर्ब आ जाएगी पुट अप विद, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था हमारा। आ जाओ, लेकिन इसके जैसा इर्द गिर्द कुछ भी आएगा, खत्म। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर, कपड़े पहनना, ठीक है। पुट ऑन का मतलब किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना भी होता है। जब हम किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां भी पुट ऑन ही यूज होता है। तो पुट ऑन के दो मतलब हो गए, ये दो करना यही ज्यादा आते हैं, वैसे तो तमाम है बट मैं कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जो खमहा का होगा। पुट ओवर का मतलब डिले या पोस्टपोन। पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना, सहन करना, आई कांट पुट अप विद योर बिहेवियर। पुट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला आपसे पूछा है 23 में भी, 24 में नहीं था, फिर 25 में पूछा। सप्रेस, प्रोटेस्ट या रिवोल्ट, किसी विद्रोह को, किसी रिवोल्ट को दबाना, जैसे योगी जी क्या करते हैं, अच्छा दंगा हो रहा है, पुट डाउन कर दो इसको, ठीक है। पुट डाउन का मतलब लिखना भी होता है, नोट करना, बट वो वाला नहीं आता है। अब ये मुझे कैसे पता है ये आता नहीं आता, ये सारा जो मैंने पिछले 6 महीने में जब बुक्स बनाई ना, जब मैं इतना ज्यादा गो थ्रू कर दिया कि जीवन में इतना हुआ ही नहीं कभी, तो तब पता चला कि कौन से वाले का कौन सा मीनिंग आ रहा है। पुट डाउन, सप्रेस। पुट आउट का मतलब आग बुझाना। पुट समवन आउट, किसी को पुट आउट करना मतलब नाराज करना, दोनों मीनिंग हो जाता है। आग को करोगे तो बुझाना, और किसी व्यक्ति को करोगे तो किसी को परेशान करना, ठीक है। ये सारा कर लेना आप यहां पे। आ जाओ जी अगले, द रूरल एजुकेशन सिस्टम। आप इसको पॉज करके पढ़ो पहले, चलो सोचना, बार बार पॉज करके सोचो जब तक नहीं आ रहा है, फिर जब दिमाग खराब हो जाए तब करो। द रूरल एजुकेशन सिस्टम हैज कम लॉन्ग वे, बस सीधा फ्रेज आया हुआ है आपके एग्जाम में, कम लॉन्ग वे। कम लॉन्ग वे नहीं होता, कम अ लॉन्ग वे होता है। कम अ लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेना, ठीक है। जैसे इंसान जो है ही हैज कम अ लॉन्ग वे, तो मतलब उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। एक लंबे अंतराल में जब आप प्रोग्रेस कर लेते तो इसे कहते हैं कम अ लॉन्ग वे, ठीक है। कम अ लॉन्ग वे का मतलब होता है टू मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय, जैसे जैसे समय बढ़ा तो चेंज कर लिया, और इंप्रूवमेंट होता ही है। जैसे मैं कहूं तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, है ना, हमने पिछले 2 सालों में काफी कुछ चेंज किया है, और हम हर दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, मेहनत करना, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया इसमें क्या क्वेश्चन था। कम लॉन्ग वे नहीं होता, कम अ लॉन्ग वे ये फ्रेज है, ठीक है। चलिए पॉज करके सॉल्यूशन करिएगा, मैं फिर हट जाता हूं, एक बार पॉज कर लो, रोक लो, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना। अब जो ये मैंने यहां लिखा हुआ है तो ये नहीं, अच्छा इस बार तो सॉल्यूशन यहीं लिख दिया, यहां नहीं लिखा सॉल्यूशन, रुको, ये तो इसमें यूज हुई है एक फ्रेजल वर्ब जो कि आपके फिलअप्स में दी थी उसने एडिक्विटी में, सीजीएल में, तो वही मैंने जो है फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्लियर आउट और क्लियर अप में बच्चे बड़े परेशान होते हैं, और वो भी ऑप्शन में यही दोनों डालता है। तो क्लियर आउट का मतलब होता है जैसे मान लो मेरे स्टूडियो में यहां पर कुछ सामान एक्स्ट्रा है तो मैं इसको निकालकर बाहर रख दूंगा, तो ये क्लियर आउट होता है। अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को उठा के बाहर रख देना, इसे कहते हैं क्लियर आउट, रिमूव। अच्छा, ओहो, रिमूव फ्रॉम अ प्लेस, रिमूव अनवांटेड थिंग्स, तो अनवांटेड तो आ गया। दूसरा है किसी जगह से छोड़ के चले जाना, वो क्लियर आउट कर देना। मान लो कि कुछ लोग हैं वहां पर, उनको हटा दिया वहां से, तो ये भी क्लियर आउट में ही आएगा। क्लियर अप क्या है? अगर आपके डाउट्स में क्या कर रहा हूं, क्लियर अप कर रहा हूं। सॉल्व अ डाउट, किसी की प्रॉब्लम को हल करना, ये क्लियर अप होता है। दूसरा, अभी मौसम जो है, जैसे देहरादून में भी क्या हो रहा था कुछ समय पहले, मौसम खराब था लेकिन अब मौसम साफ हो गया, आसमान साफ हो गया, तो वहां क्लियर अप आएगा, वेदर का इंप्रूवमेंट। वेदर का इंप्रूवमेंट मतलब वेदर का साफ होना। तो दोनों मीनिंग आएंगे इसके, डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में एरर क्या है वो समझो। यूएस नेवी नेवी वॉरशिप्स, प्लूरल है वॉरशिप्स, हैव बिगन, हैजव के साथ थर्ड फॉर्म सही है, द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग आउट, उन्होंने जो स्ट्रेटजिक वाटरवे थे उनको क्या कर दिया है, हटा दिया है, उनको रिमूव कर दिया है। एंड आर मोर इफेक्टिव, और वो ज्यादा प्रभावशाली हैं देन ऑल नवल फोर्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब यूएस नवल वॉरशिप्स हैव बिगन द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग आउट, इसने क्लियर आउट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब ये लोग वहां से छोड़ के चले गए हैं, ये कहना चाह रहा है। सॉरी, क्लियर आउट द स्ट्रेटेजिक वाटरवे। तो हाँ ठीक है, तो उसने कहा कि भाई जो यूएस नवल वॉरशिप है उसने प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग आउट द नवल, सॉरी स्ट्रेटेजिक वाटरवे, तो स्ट्रेटेजिक वाटरवे जो है इसको क्या कर दिया है, वहां से हटा दिया है। एंड आर मोर इफेक्टिव देन ऑल नवल फोर्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये कह रहा है कि भाई इसने पहला काम तो ये स्टार्ट कर दिया इसको हटाने का। दूसरा काम क्या है, दूसरी चीज क्या है कि यूएस नेवी वॉरशिप जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावशाली है देन ऑल नवल फोर्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जितनी भी नवल फोर्स है वहां पर उनसे ज्यादा। इसका मतलब है यूएस वॉरशिप का कंपैरिजन बाकी दूसरों से चल रहा है। जब दो सेम चीजों का कंपैरिजन चलता है उस समय पर हमेशा ऑल के पीछे अदर और एनी के पीछे अदर लगता है, जब भी सेम चीजों में कंपैरिजन होगा। जैसे मैं कहूं रोहन इज बेटर देन एनी बॉय, नहीं, एनी बॉय में तो मैं भी आ जाऊंगा, मतलब मुझसे भी नहीं, एनी अदर बॉय, क्योंकि मुझे छोड़ के बाकी दूसरा। हाँ, अगर मैं लड़की हूं तो फिर मैं कहूंगा दैट राखी या राखी या मिनी इज बेटर देन एनी बॉय, क्योंकि अब लड़की का कंपैरिजन किसी भी लड़के से हो रहा है, और अदर लगा दे तो गड़बड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल अदर। बात समझ में आ रही है? फोर्स रखना है तो एनी अदर नवल फोर्स कर दो, क्योंकि एनी अदर के पीछे क्या लिख लेना, एनी अदर के पीछे सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के पीछे प्लूरल नाउन। ठीक है, चलो जी, ऑल नवल फोर्सेस, तो ये फोर्सेस ही था, उसमें टाइपिंग में एरर हो गई है, हमारे यादव जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है तो वो कर देते हैं, बट कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सेम क्लास या कैटेगरी में कंपैरिजन के लिए ऑल हो या एनी हो या एवरी हो, इनके पीछे क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे। ठीक, बबीता डेलिबरेटली एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एब्सेंट अगर वर्ब के रूप में यूज होता है तो आप इसके पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो, कब, जब एक्शन सब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा हो, क्योंकि उसने खुद को एब्सेंट किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बबीता वॉज डेलिबरेटली एब्सेंट, और जब आप ऐसे लिखते बबीता वॉज एब्सेंट, उस समय पर एब्सेंट जो है वो एडजेक्टिव होता, एब्सेंटेड कर दिया फिर ये होती बी की फॉर्म और इसके पीछे होता एडजेक्टिव। लेकिन अब बबीता एब्सेंटेड हरसेल्फ, तो ये वर्ब है, और वर्ब के पीछे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, एडजेक्टिव के रूप में थोड़ी लगता है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि कब लगेगा। तो उसने अपने आप को एब्सेंट किया मीटिंग से, डिस्पाइट, अब डिस्पाइट अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट अपने आप में प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे जिरण लेता है, ये बात बिल्कुल सही है।
ये तो आपने बहुत देखा होगा। अगर यहाँ डेस्पाइट इन्फॉर्म होता तो आप सीधा इन्फॉर्मिंग कर देते कि प्रीपोजिशन के पीछे जिरेंड। बट इसमें क्वेश्चन नए तरीके से पूछा था। क्या बबीता ने खुद को एब्सेंट किया, जानबूझ के किया? डेस्पाइट, इसके बावजूद भी, डेस्पाइट इन्फॉर्मिंग का मतलब है कि बबीता इन्फॉर्म कर रही है, जबकि इन एडवांस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कशन बाय द सीनियर मैनेजमेंट का मतलब है कि सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया। तो ये जो आगे फ्रेज चलना था ये पैसिव में आना था। एक्टिव में होता तो ऑब्वियस सी बात है, जहां ये सब्जेक्ट है फिर यही एक्शन करता, तो यही इन्फॉर्म कर रही है, लेकिन इसे इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो डेस्पाइट इन्फॉर्मिंग की जगह हो जाएगा डेस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड। इसके बावजूद भी उसे इन्फॉर्म किया गया था, और ये एक्टिव पैसिव के एडिक्विटी के चेंज में भी है, जो उसने एक्टिव पैसिव चेंज कराया ना हमसे नए पैटर्न पे, ये भी दिया है। यानी कि कभी इस तरीके का आए और ये वाला पार्ट भी दे तो इसको भी चेंज कर सकते हो। यानी कि पार्टिसिपल जब हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से चेंज करेंगे, तो पार्टिसिपल वाले में आप सीधा बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक सभी को कि ये बीइंग प्लस आईएनजी क्यों आया? क्योंकि पैसिव में जा रहा है, पैसिव में। ठीक, चलिए ये तो मैंने लिख दिया यहां पर। द फेंस लाफ्ड लाउडली, तेजी से हंसे, वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। व्हेन द बॉलर स्लिप्ड ऑन द पिच, पिच के ऊपर वो स्लिप हो गया। ड्यूरिंग अ क्रूशियल ओवर, एक क्रूशियल ओवर के दौरान। एज दे कुड नॉट हेल्प, अब मैंने स्माइल इसलिए किया क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं याद आया कि नहीं आया, इतनी देर में आ जाना चाहिए था। कांट हेल्प, पहले क्वेश्चन में बताया था। कांट हेल्प का मतलब है कांट स्टॉप, तो वो जिरन लेगा। तो दे कुडंट स्टॉप, और बस वो खुद को रोक नहीं पाए हंसने से। तो लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ का हो जाएगा लाफिंग, वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। ठीक है, ये मैंने पहले इसमें बता दिया था। तो देखो अगर आपने वो पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम से। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या है। कुडंट हेल्प के स्थान पर कुडंट हेल्प लाफिंग आएगा, क्योंकि कुडंट हेल्प अपने पीछे, वो मैंने बता ही दिया आपको हेल्प का। लेकिन यहां हेल्प का मतलब क्या है? स्टॉप। ठीक है, खुद को रोक पाना, और स्टॉप अपने पीछे जिरंड लेता ही है। और इसका लास्ट में एक चीज अगर लिखना चाहो तो ये भी नहीं है कि कई लोग यही रट लेते कि स्टॉप हमेशा जिरंड लेगा, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। और स्टॉप अपने पीछे तब लेगा जिरंड जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर रहे होंगे। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। अगर खुद को स्टॉप किया जा रहा है, जैसे आई स्टॉप्ड, मैं रुका, मैं रुका, किस लिए? टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। तो अगर मैं कहूंगा कि मैंने खुद को रोका, मैंने खुद को रोका उससे मिलने के लिए, आई स्टॉप्ड टू मीट हिम, मैं रुका उससे मिलने के लिए, तब तो इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन अगर आप किसी एक्शन को रोक रहे हो तो वहां पर सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड आ जाएगा। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग को बंद किया। आई स्टॉप्ड टॉकिंग, मैंने उससे बात करना बंद किया। फिर उस समय पर यह सीधा ऑब्जेक्ट लेगा अपने पीछे, यानी कि जिरंड लेगा। आई स्टॉप्ड प्लेइंग फुटबॉल, आई स्टॉप्ड वॉचिंग क्रिकेट। तो जब आप ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे एक्शन हो रहा है उसको रोक रहे हो तो फिर सीधा जिरंड लेगा। इसकी भी ये थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए जी, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगे, बट चीजें मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक, और क्या आप चाहते हैं कि इसकी संख्या बढ़े या 10 काफी है, 15, 10, 15, जो भी कुछ, मतलब पहली क्लास है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भर दीजिए जो आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है, और कल फिर हम 5 बजे फिर से मिलेंगे। जब तक, जैसे वो गब्बर कहता है ना, जब तक इसकी सांसें हैं, जब तक बसंती है ना घूमेगी नाचेगी, तब तक इसकी सांसें हैं। जब तक तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तब तक मैं यहां से पसीना बहाता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्ते सभी को।